बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लगता ऐसे है कि अमेरिका ने रशिया के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी चाल जो है वो सक्सेसफुली चल दी है। देखें हुआ क्या है, पहले मैं आपको खबर बता देता हूँ, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता ये इस वीडियो के अंदर पता चलेगा कि किस तरह से अमेरिका ने रशिया के खिलाफ एक बड़ी कामयाब चाल चल दी है। हुआ ये है कि 4 अप्रैल को नेटो कंट्रीज ने फिनलैंड को अपने ब्लॉक के अंदर इंडक्ट कर लिया। नेटो जैसा कि आपको पता है कि एक मिलिट्री अलायंस है। इस वक्त इसके 30 मेंबर्स हैं। इन 30 मेंबर्स का आपस में एक मुआहदा है कि अगर एक मुल्क के ऊपर जो है वो चढ़ाई होती है या उसके खिलाफ जंग डिक्लेयर होती है तो बाकी 29 ममालिक उस एक मुल्क के डिफेंस में आ जाएंगे, उस मुल्क का दिफा भी करेंगे और वो जंग भी लड़ेंगे। अब मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि इन 30 ममालिक के अंदर से जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फिनलैंड है, इससे ज्यादा शायद और कोई कंट्री इतनी इंपॉर्टेंट इस नेटो इत्तेहाद के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, अमेरिका सबसे बड़ी पावर है, उसके बाद तुर्की के पास बहुत बड़ी फोर्स है जो इस नेटो इत्तेहाद का हिस्सा है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, लेकिन फिनलैंड का जो इंडक्शन है ना, ये रशिया के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे है। फिनलैंड नेटो का 31वां मेंबर मुल्क बन गया। इस बात को आप सबसे पहले जहन में रखें। जब ये कोल्ड वॉर चल रही थी सोवियत यूनियन और नेटो ममालिक के दरमियान, तो उस वक्त ये जो फिनलैंड था, आप इसको कह लें कि ये न्यूट्रल रहा था। और आज फिनलैंड का इस नेटो इत्तेहाद को ज्वाइन कर लेना एक बहुत बड़ी कामयाबी है अमेरिका की, क्योंकि फिनलैंड की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है विजा विज रशिया, वो उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है। फिनलैंड का रशिया के साथ बॉर्डर तकरीबन 1340 किलोमीटर लंबा है और फिनलैंड के नेटो इत्तेहाद का हिस्सा बन जाने के बाद नेटो और रशिया का जो बॉर्डर है उसकी लेंथ डबल हो गई है। आप समझें कि पहले रशिया और नेटो का जो बॉर्डर था वो 1300 किलोमीटर था, अब अकेले फिनलैंड का जो बॉर्डर है वो 1340 किलोमीटर है, तो ये 2600 किलोमीटर का बॉर्डर हो गया रशिया और नेटो का। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिनलैंड की इंपॉर्टेंस कितनी है इस नेटो इत्तेहाद के लिए। पहले जो डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन सिर्फ 1300 किलोमीटर के एरिया पे होनी थी, अब वो डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन जो है वो 2600 किलोमीटर के एरिया पे होगी। रशिया की सरदर्द में अमेरिका ने इजाफा कर दिया और ये ट्रेन ऐसी है कि यहाँ पे कोई माउंटेन्स नहीं है, कोई खास रिवर्स नहीं है। इस वजह से दोनों कंट्रीज के पास ये चांसेस हैं कि वो एक दूसरे की टेरिटरी के अंदर घुस के तो उसका एरिया कैप्चर कर सकते हैं। फिनलैंड और स्वीडन 2 ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने अभी नेटो इत्तेहाद ज्वाइन नहीं किया था। स्वीडन ने तो खैर अभी भी नहीं किया, लेकिन स्वीडन ने एप्लीकेशन जरूर दी हुई है। स्वीडन और फिनलैंड ने इकट्ठी एप्लीकेशन दी थी। फिनलैंड को उन्होंने इंडक्ट कर लिया, स्वीडन को आने वाले दिनों में इंडक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन ये दोनों ममालिक जो है ये नेटो इत्तेहाद का हिस्सा ना होते हुए भी नेटो के बहुत ज्यादा करीब थे। आपको मैं एक मजे की बात बताऊं कि एक वक्त था जब ये कोल्ड वॉर चल रही थी, तो उस वक्त फिनलैंड सोवियत यूनियन के मिग-21 फाइटर जहाज इस्तेमाल करता था। लेकिन फिर जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया, उसके मुख्तलिफ रियासतें बन गई, आज़रबाईजान, रशिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, बेलारूस वगैरह, तो उसके बाद फिनलैंड ने वेस्टर्न असला परचेज करना शुरू कर दिया और अपने मिग-21 जहाज़ों को उसने सीधा सीधा F-18 जहाज़ों से रिप्लेस कर दिया। कहाँ पे मिग-21, कहाँ पे F-18। ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन थी कि फिनलैंड जो है वो वेस्टर्न ब्लॉक के अंदर चला गया, लेकिन उसने फिर भी नेटो इत्तेहाद ज्वाइन नहीं किया था। फिनलैंड के पास जो T-55M टैंक्स मौजूद थे, उसने इन T-55 टैंकों को जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंकों से जो है वो रिप्लेस कर लिया। जर्मनी के लेपर्ड 2A4 और जर्मनी के लेपर्ड 2A6 टैंक्स T-55 टैंक से बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। लेकिन इन तमाम चेंजेस के बावजूद फिनलैंड की आर्मी आज भी रशिया की कुछ चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करती हैं। मसलन फिनलैंड आज भी BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स जो है वो इस्तेमाल करता है। ये इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स जो है ये सोवियत एरा के ज़माने में बनी हुई हैं। MTLB आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स जो हैं सोवियत एरा के अंदर उसने लिए थे, वो आज भी इस्तेमाल कर रहा है फिनलैंड। तो इससे आपको पता चलता है कि फिनलैंड कभी जो है वो रशिया के बहुत करीब हुआ करता था। कोल्ड वॉर के अंदर भी उसने नेटो इत्तेहाद ज्वाइन नहीं किया था, ना ही वो रशिया के हक में बातें करता था, लेकिन फिर भी रशिया से वो असला जरूर परचेज करता था। लेकिन जैसे ही सोवियत यूनियन टूटा, फिनलैंड ने वेस्टर्न असला परचेज करना शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसने F-18 जहाज परचेज किए और अब तो बात बिल्कुल ही चेंज हो चुकी भी है। फिनलैंड ने 2021 के अंदर 64 F-35A 5th जनरेशन वाले जहाज जो हैं उनका मुआहदा कर लिया अमेरिका के साथ। F-18 जहाज़ों से सीधा फिनलैंड जो है वो F-35 जहाज़ों के ऊपर आ गया। अब ये F-35 जहाज़ जो हैं ये रशिया के एयर डिफेंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो बन के सामने आएंगे। ठीक है, F-35 जहाज़ जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी के मसले हैं, उनके इंजन्स के मसले हैं और F-35 के और भी मसले हैं, लेकिन फिर भी F-35 एक 5th जनरेशन का जहाज़ है और पूरी दुनिया के अंदर ये एक सिंगल डाटा शेयरिंग नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है।
फिनलैंड के F-35 जहाज़ों के ऊपर जो सेंसर्स लगे हुए हैं, अमेरिका उन सेंसर्स के ज़रिए से सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकता है, उसको एक जगह पे बैठ के देख सकता है। तो रशिया के एयर डिफेंस के लिए ये बहुत बड़ा मसला जो है वो पैदा हो गया। और फिर उसके बाद अब फिनलैंड जो है वो नेटो इत्तेहाद का हिस्सा बन गया। तो इस वजह से वैसे ही फिनलैंड जो है वो अपने सारे एसेट नेटो के हवाले उसको करने पड़ेंगे। जहां नेटो की फोर्सेस कहेंगी उसको अपने F-35 जहाज़ भेजने पड़ेंगे। F-35 जहाज़ों का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है वो बड़ा ज़बरदस्त है। उसका जो रेडार इवेडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, यानी कि उसका जो स्टेल्थ है वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो रशिया के लिए ये प्रॉब्लम जो है वो अब खड़ी हो गई है। रशिया के पास इस तरह का कोई कंपेरेबल फाइटर जेट इस वक्त मौजूद नहीं है। Su-57 है, उसका अभी आप कुछ नहीं कह सकते क्या फ्यूचर है। ठीक है, इस साल और अगले साल रशिया ने बड़ा कहा है कि हम इसकी प्रोडक्शन जो है वो तेज़ी से जारी करेंगे, कम से कम 20 जहाज़ एक साल के अंदर बनाएंगे। लेकिन अभी देखें क्या होता है। सिर्फ आप कह सकते हैं कि F-35 के अगेंस्ट अगर कोई चीज़ है तो वो चाइना का J-20 जहाज़ है, लेकिन वो तो यूरोप के थिएटर के अंदर मौजूद नहीं है, वो तो रशिया को अवेलेबल नहीं है। और F-35 को अगर आप निकाल भी दें तो वैसे ही नेटो कंट्रीज के पास बड़े ज़बरदस्त जहाज़ हैं। नेटो के पास यूरो फाइटर्स हैं, F-18s हैं, F-16s हैं, रफाल्स हैं। और अगर F-35 को भी शामिल कर लिया जाए तो कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर तो रशिया के लिए बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। रशिया को एसिमेट्रिक वॉरफेयर जो है वो लड़नी पड़ेगी इन नेटो कंट्रीज़ के साथ। अच्छा, ये बात सिर्फ F-35 की हद तक जो है वो नहीं रह जाती। मई 2022 के अंदर ब्रिटिश आर्मी के चैलेंजर 2 टैंक्स की एक बहुत बड़ी खेप जो है वो फिनलैंड के अंदर गई थी। वो किस लिए गई थी? एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज कंडक्ट करने के लिए गई थी। फिनलैंड की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो नेटो कंट्रीज के साथ बहुत देर से ये एक्सरसाइजेज जो है वो कंडक्ट कर रही है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि 1340 किलोमीटर का बॉर्डर उसका रशिया के साथ मिलता है। तो नेटो कंट्रीज इसी वजह से फिनलैंड के साथ जो है वो एक्सरसाइजेस करती थी, क्योंकि नेटो कंट्रीज ने ये फोर्सी कर लिया हुआ था कि फिनलैंड जो है वो हर सूरत नेटो इत्तेहाद का हिस्सा बनेगा और ये 1340 किलोमीटर की जो बाउंड्री है ये हमें मिल जाएगी और इसके ऊपर हम अपना असला लगा लेंगे। और जब इतने बड़े बॉर्डर के ऊपर असला लग जाएगा, यहाँ पे अब सिर्फ फिनिश असला नहीं लगेगा, यहाँ पे अब अमेरिकन असला भी आएगा, यहाँ पे अब यूनाइटेड किंगडम का असला भी आएगा, जर्मनी का भी असला आएगा, फ्रांस का असला भी आएगा। और दूसरी बात, ये सारे का सारा असला जो है ये थोड़ी देर के लिए नहीं आएगा। अब ये सारी कंट्रीज अपना असला फिनलैंड के अंदर परमानेंट हाउस कर देंगी। उसके बाद आपको पता है कि अमेरिका यूरोप के अंदर न्यूक्लियर शेयरिंग एग्रीमेंट भी करता है। अगर आप मेरा चैनल देर से देखते चले आए हैं तो जब चैनल की बात हुई है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, आपको पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। बहुत से दोस्त रेगुलरली वीडियो ज़रूर देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर दें। एनीवे, मैं ये कह रहा था कि अमेरिका ने यूरोप के अंदर ये न्यूक्लियर शेयरिंग एग्रीमेंट्स कर रखे हैं, जिनके तहत जर्मनी, बेल्जियम, इटली, टर्की, इन ममालिक के अंदर अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हुए हैं। अमेरिका सेम इसी तरह का एग्रीमेंट जो है वो अब पोलैंड के साथ करने जा रहा है, यानी कि पोलैंड के अंदर भी अमेरिका अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो रख देगा। और कल को अगर अमेरिका ने यही एग्रीमेंट फिनलैंड के साथ भी कर लिया कि फिनलैंड के अंदर अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स हाउस कर दिए गए, तो रशिया के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। शायद इसी चीज को देखते हुए रशिया ने बेलारूस के अंदर अपने ये इसकंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स रख दी हैं और बेलारूस के साथ उसने ये न्यूक्लियर शेयरिंग एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा चांसेस यही हैं कि पोलैंड के साथ ये न्यूक्लियर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन करने के बाद अमेरिका फिनलैंड के साथ ये न्यूक्लियर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन करेगा। फिर आपको पता है कि ये जो F-35 जहाज हैं ये न्यूक्लियर डिलीवरी के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जर्मनी ये जो F-35 जहाज परचेज करने जा रहा है उसका सोल पर्पज ये है कि उसके मुल्क के अंदर जो न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हुए हैं अमेरिका के, उनको डिलीवर करने के लिए जर्मनी ये F-35 जहाज ले रहा है। और फिनलैंड के पास भी F-35 जहाज मौजूद हैं। कल को अगर ये न्यूक्लियर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन हो जाता है फिनलैंड और अमेरिका का, तो फिनलैंड के F-35 जहाज रशिया के अंदर डीप न्यूक्लियर स्ट्राइक्स जो है वो कर सकते हैं। रशिया को इस बात का भी पता है। तो रशिया के लिए आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। रशिया का जो डिफेंस बजट है वो उसके जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा जाता है और इवन देन रशिया का जो डिफेंस बजट है वो सारे नेटो के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो आने वाले दिनों में रशिया जो है वो नेटो के साथ कन्वेंशनल वॉर तो नहीं लड़ सकता, उसको ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर की तरफ जाना पड़ेगा। उसमें उसको अपने एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो मजीद बढ़ाने पड़ेंगे, उसको अपने मिसाइल सिस्टम जो है उनकी तादाद में इजाफा करना पड़ेगा। और आप समझ सकते हैं कि इन तमाम चीज़ों को बढ़ाने के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि रशिया जो है वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी इस्तेमाल कर जाए। तो हालात जो हैं वो को अच्छी तरफ नहीं जा रहे। फिर फिनलैंड की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो नेटो की बाकी तमाम फोर्सेस के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर आर्टिलरी एसेट्स के साथ आती हैं, ज़्यादा मैन पावर के साथ आती हैं। फिनलैंड की फोर्सेस के अंदर जो विंटर फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो बाकी नेटो कंट्रीज़ के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। और फिनलैंड की आर्म्ड फोर्सेस की जो हाई कॉम्बैट रेडीनेस है उसको बाकी नेटो की फोर्सेस फिल वक्त मैच नहीं करती।
तो ये सारी चीज़ें जब आप मिला के देखते हैं तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका एक बहुत बड़ी गेम कर गया रशिया के साथ, और फिनलैंड के इस इंडक्शन के बाद रशिया की सरदर्द में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस फिनलैंड के इंडक्शन के हवाले से नेटो कंट्रीज़ के अंदर। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर भी कर दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।